ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां 2 दिवसीय तेलंगाना के दौरे पर से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसके अलावा भाजपा के मतगणना में गड़बड़ी के आरोप पर सीएम ने कहा है कि ईडी और आईडी की वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। बीजेपी अब जबरदस्ती क्यों नौटंकी कर रही है? हमने चुनाव के दौरान देखा है कि सामग्री बांटे जाने की शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सभी को धमकी दी गई है कि देख लो, ईडी और आईटी तुम्हारे यहां भी आ सकती है। सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और ज़बरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की ज़बरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान जो दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की उसकी पुत्री है। ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित हो ताकि बीआरएस की सरकार बन सके। इधर विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख नजदीक आते ही भाजपा ने अब काउंटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा विधानसभावार मतगणना एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही काउंटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। पार्टी मतगणना के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखने का प्लान भी बना रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की जाएगी। एक और जहां चुनाव आयोग सेजबहार स्थित स्ट्रांग रूम में काउंटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं राजनीतिक दल भी काउंटिंग को लेकर विशेष तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से हर विधानसभा में एक एआरओ, 2 बैलेट पेपर एजेंट के अलावा 14 काउंटिंग एजेंट बनाए गए हैं। इन सभी को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 1 दिसंबर को सभी को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं काउंटिंग को लेकर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मतगणना निष्पक्षता से होनी चाहिए। सरकार से प्रभावित कुछ अधिकारी काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसी शिकायत आ रही है। ऐसे अधिकारियों को काउंटिंग से दूर करना चाहिए। वहीं प्रत्याशियों ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए काउंटिंग एजेंट को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। जिन कलेक्टरों की शिकायत आ रही है वो निर्वाचन के अंदर में, टेबलेशन के अंदर में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसी आशंका है, तो ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। क्योंकि जब अंतिम चरण में जब हम चुनाव में खड़े हैं तो चुनाव आयोग से हमारा यही आग्रह रहेगा कि कम से कम 3 तारीख जब अंतिम चरण में है, इतना चुनाव निपटा है, तो वो भी एक निष्पक्षता के साथ में परिणाम आए। देखिए, काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। मतगणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में हैं और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गड़बड़ी करने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वो जरा सभी प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट को वो नोट करें और जो एआरओ है वो सतर्कता के साथ में उसकी टोटलिंग को देखे। 3 तारीख को मतगणना होगा। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, मेरे को इंतज़ार है कि उस दिन हमारा परीक्षा का रिजल्ट आएगा। बेसब्री से इंतज़ार है और भगवान से प्रार्थना है कि हमारा रिजल्ट ठीक हो, हम परीक्षा में पास हो। भाजपा ने पूरे चुनाव में निष्पक्षता को लेकर बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं अब मतगणना की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी फिर गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना का दावा कर रहा है।
अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को काउंटिंग के दिन किस तरह की परिस्थिति सामने आती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर रायपुर की सांसद सुनील सोनी ने आशंका जताई है कि बिलासपुर और पाटन के निर्वाचन अधिकारी काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि काउंटिंग से अलग रखने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा है कि पाटन में अधिकारियों की शिकायत को लेकर उन्होंने पूरी बात कही। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। देखिए, चुनाव निष्पक्षता के साथ में होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और बीच में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई जिसकी हमने शिकायत भी किया था और कुछ निराकरण हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से दुरुस्त रहना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित था, क्योंकि ऑबलाइज था इस सरकार से। और इसीलिए हमने चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से भी हमने आग्रह किया था कि जो लोग ऑबलाइज हैं उनको इससे प्रक्रिया से हटाया जाए। और अभी भी जिन कलेक्टरों की शिकायत आ रही है वो निर्वाचन के अंदर में, टेबलेशन के अंदर में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। इधर छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। अब मतगणना की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच भाजपा की महतारी वंदन योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में अब ठन भी गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने जहां धान और किसान को मुद्दा बनाया है, तो वहीं भाजपा ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महतारी वंदन योजना को घोषणा पत्र में शामिल किया। भाजपा ने इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को 12,000 रुपए खाते में देने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर इसके फॉर्म भी भरवाए। भाजपा ने इस पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट करार दिया है। लेकिन अब महतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना ने कांग्रेसियों की पैंट गीली कर दी है। अजय चंद्राकर के बयान की कांग्रेस ने निंदा तो की ही है। अब कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि किसकी पैंट गीली होती है ये 3 दिसंबर के परिणाम के साथ पता चलेगा। मंत्री अमरजीत भगत ने अजय चंद्राकर को बड़बोला भी करार दिया। साथ ही कांग्रेस की एक तरफा जीत का दावा किया। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। जितनी चीजें उन्होंने उल्लंघन की, एक फॉर्म भरवा के कोई भी कार्यकर्ता यदि फॉर्म भरवाता है तो वो भाजपा के द्वारा भरवाया गया, ये क्यों कह रहे हो आप? साबित करें उसको जाके कि भाजपा का फलाना कार्यकर्ता भाजपा के फलाना कार्यक्रम में इसको बैनर पोस्टर लगा के भरवाया गया है करके दें ऐसा। अजय भाई को हम क्या बोलेंगे, वो शुरू से उनका बड़पोलापन उनका आदत सा रहा है। वो तो क्या क्या बोलते हैं हाउस के अंदर और बाहर, उनको खुद को होश नहीं रहता है। और ये तो किसकी पेंट गीली हुई है वो 3 तारीख को पता चलेगा। महतारी वंदन योजना भाजपा के लिए इस चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, लेकिन मतदाताओं ने इस पर कितना विश्वास किया ये तो 3 दिसंबर को परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल इस मुद्दे ने कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों को जुबानी जंग में उलझा दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
चलिए रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश भी दिए हैं। धान खरीदी केंद्रों में जरूरी इंतजाम के निर्देश उन्होंने दिए हैं। वही उपार्जन केंद्रों में भी कैंप लगाने की बात कही है। वही कवर ड्रेनेज व्यवस्था के निर्देश कलेक्टरों को केंद्रों का करना होगा निरीक्षण, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो बारिश होने की संभावना रायपुर और छत्तीसगढ़ में भी अब होने वाली है, देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्रों को सुरक्षित रखने और पूरी व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर को दे दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। 1 महीना होने को है, लेकिन अब भी धान खरीदी की गति काफी धीमी है। आखिर किसान क्यों नहीं बेच रहे हैं अपना धान? क्यों किसानों को 3 दिसंबर का है इंतजार? क्या कहते हैं इसे लेकर दिग्गज? देखिए इस रिपोर्ट में। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस बार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस बार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन किसान अपना धान बेचने अभी केंद्रों में कम ही पहुंच रहे हैं। दरअसल इस बार सियासी दलों ने सबसे बड़ा दांव किसानों पर चला है। कांग्रेस ने जहां कर्ज माफी और 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का ऐलान किया है, वहीं भाजपा ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। 3100 रुपए की दर से खरीदी का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर सरकार बन गई तो किसानों को 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। यही वजह है कि 2018 की तरह इस बार भी किसान परिणाम के बाद ही धान बेचना चाह रहे हैं। इसलिए अब तक सिर्फ 1,20,000 मीट्रिक टन धान ही खरीदी हो सकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां धान खरीदी की कम रफ्तार को अपने पक्ष में बता रही हैं। मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि किसानों का भरोसा कांग्रेस पर है, इसलिए वो अभी रुके हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि किसान इस बार बीजेपी की ओर देख रहे हैं। किसानों का पूरा विश्वास कांग्रेस के साथ है और लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख का कि जिस दिन रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा, सरकार दोबारा बनेगी, तो लोग अपना धान बेचेंगे। किसान को भी जो हमने कहा है कि एक मुश्त उसको अतिरिक्त पैसा देंगे। जो छोटा किसान है, लगभग 70% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, और उसको जब 10,000 रुपये 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। बीजेपी ने यह वादा किया कि हम एक बार में देंगे, तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। और इसलिए चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। यही वजह है कि इस बार दोनों प्रमुख दलों को इन्हीं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ना पड़ा। अब किसानों को किनके मुद्दे रास आए, उन्होंने किस पर भरोसा जताया, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। इसके बाद ही धान खरीदी की रफ्तार भी तेज होगी। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जल्द फिल्म में दिखाई देंगे। जी हां, ये फिल्म छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई जा रही है, जिसमें संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम बलिदानी राजा गुरु बालक दास है और जिसमें मंत्री अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म है। गुरु बालक दास और शहीद वीर नारायण सिंह के किरदार से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मामले में मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। दोनों चरणों का चुनाव हो चुका है और मतगणना के पहले कई अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग दर्शनीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन मंत्री अमरजीत भगत को देख सकते हैं, संस्कृति मंत्री शहीद वीर नारायण सिंह के गेटअप में, और इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही देखा जा सकता है। बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म की शूटिंग है और यहाँ पर देखा जा सकता है हम शूटिंग के लोकेशन पे मंत्री जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, इस फिल्म को में अभिनय करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? बलिदानी गुरु बालक दास और शहीद वीर नारायण सिंह जी दोनों अभिन्न मित्र थे
और दोनों के जो चरित्र के बारे में जो फिल्म आया गया है वो काफ़ी प्रेरणादायी है। और जब डायरेक्टर साहब सोनी जी आए और मुझसे इसके बारे में जब चर्चा किए तो मुझे लगा कि ऐतिहासिक फिल्म है और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जो सबके लिए गौरव की बात है। तो इसको हमको करना चाहिए, तो हमने भी उसमें सहमति दी और ये रोल आपकी भावभंगिमा भी हम देख पा रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह की तरह ही है। कितने प्रेरित हुए वाकई में अपने जीवन में भी शहीद वीर नारायण सिंह? ये शहीद वीर नारायण जी का पूरा जीवन जनता जनार्दन के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित था। जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने अनाज जो है लूट करके लोगों में बांटा और लोगों का जान बचाया। तो ये जो इतिहास है बड़ा प्रेरणादायी है। उनका जीवन का पूरा सार देखेंगे तो लोगों के लिए समर्पित था। अच्छा, इस फिल्म में सिर्फ आप ही नहीं, शिव डहरिया जी भी अभिनय कर रहे हैं, खुशवंत साहिब भी अभिनय कर रहे हैं, तो ये पूरे राजनीतिज्ञों की फिल्म बन गई। कितना उम्मीद है कि ये फिल्म जो है वो छाप छोड़ पाएगी दर्शकों पर? देखिए, तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा फिल्म। अच्छा, 3 दिसंबर को लेकर क्या कहेंगे? सबकी निगाहें भी 3 दिसंबर में टिकी हुई, आप भी चूंकि समय मिल पाया इस वजह से आप समय दे भी सके अभिनय के लिए। 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुखद क्षण रहेगा। सरकार फिर वापिस आएगी और लोगों के लिए बहुत सारा काम करना है। जो हमारी घोषणाएं हैं, प्राथमिकता पर उसको हम लोग पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई है, इसलिए लोग देखेंगे। और 3 दिसंबर को लेकर भी आशान्वित है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, NS24/7 रायपुर। इधर दंतेवाड़ा जिले की भांसी में सोमवार को संदिग्ध नक्सलियों ने डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने निर्माण में लगे कम से कम 14 वाहनों को भी, मशीन को भी जला दिया। वहीं नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके में तलाशी अभियान किया जा रहा है। मामले को लेकर बस्तर IG ने कहा है कि आगजनी करने वाले माओवादी केडरों की पहचान की जा रही है। वहीं माओवादियों द्वारा बंद सड़क को दोबारा बनाने से माओवादियों में बौखलाहट है। सड़क मार्ग जो पहले बंद हो गए थे नक्सल संशय कारण से, उन्हें पुनः प्रारंभ की गई। तो क्षेत्र की जनता का काफ़ी फायदा हो रहा है और अंदर के क्षेत्र के बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए या मरीज को इलाज के लिए उनका आवक जावक की सुविधा बढ़ते जा रहा है। इसी कारण से माओवादी संगठन द्वारा बौखलाहट होकर सड़क निर्माण कार्य में जो शामिल वाहनों को नुकसान पहुंचाने का उनका पुराना भी एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन वाहनों को काफ़ी संख्या में टारगेट करने के लिए उनका घटनाक्रम को देखने के लिए मिल रहा है। उस पर कौन कौन कैडर शामिल है उसके बारे में पतासाजी की जा रही है। आज महासमुंद की जहां महासमुंद में बीजेपी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी की एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें उन्होंने बैलेट पेपर में मत पेटियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मतपत्रों की सुरक्षा में लगे कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही मतपत्रों को ट्रेजरी की बजाय स्ट्रांग रूम में रखा जाए। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि निर्वाचन आयोग के सभी आदेशों का पालन किया जा रहा है। बैलेट पेपर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षा देने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के और पूरे प्रत्याशी, संचालक, अभिकर्ता के साथ आज कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने आए थे। ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि यहाँ पे स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत सुनी जा रही थी। उम्मीदवार हैं भाजपा के और जिला अध्यक्ष के द्वारा एक आवेदन पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो डाक पत्र रखे हैं उनकी सुरक्षा के प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, आपके माध्यम से समस्त उनको मैंने अवगत करा ही दिया है और समस्त लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा जो पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है।